पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप वागले, प्रकाश दीवान, राकेश बंसल और आप जुड़ गए हैं जेके जैन साहब भी। लेते हैं पहले उनसे एफएनओ की रणनीति। बताइए जैन साहब, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या ट्रेड है? ओवरऑल देखिए, आई थिंक जिस हिसाब से पिछले 5-10 ट्रेडिंग सेशन में एक रेनबाउंड मूवमेंट है, डेटा भी दिखा रहा है कि रेनबाउंड मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। अगर ऑप्शंस के आंकड़े देखेंगे 8000 के फुट पे मैक्सिमम राइटिंग है, तो क्लियरली संकेत दे रहा है कि 8000 के आसपास सपोर्ट होना चाहिए। और ऊपर के स्तर पे 8300 में काफी हद तक बिल्डअप हो रहा है। तो करीब करीब 60 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट, 58-59 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट अभी खड़ा हो चुका है 8300 के कॉल में। तो क्लियरली संकेत दे रहा है 8000 टू 8300 का एक ब्रॉड रेंज रहेगा। बायर्स हमें दिख रहा है कि पे बाइंग देखने को मिल रही है। इवन एफआईएस के आंकड़े देखेंगे तो अराउंड 63-64% लॉन्ग है इंडेक्स में। काफी कंफ्यूज ट्रेड है एफआईएस के भी। एक दिन लॉन्ग होते हैं, दूसरे दिन लॉन्ग करते हैं। तो क्लियरली संकेत दे रहा है कि वहां पे भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि दायरे में रहेगा। डिक्लाइन पे बाइंग करने के लिए सलाह दूंगा। फॉर इमीडिएट करंट मौजूदा भाव पे मैं यही सलाह दूंगा कि लॉन्ग कीजिए निफ्टी में 8100 का एक स्टॉप लॉस लगा के। ऊपर में 8250 का टारगेट देखने को मिल सकता है, जो अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में अचीव होगा। ऑलराइट, चलिए तो ये राय निफ्टी पर निकल कर आ रही है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आज नजरें रहने वाली हैं। साफ तौर पर हम बैंकों की बात कर रहे थे, लेकिन जेएन के बैंक, राकेश, इसके चार्ट देखकर बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट तो मुझे यही नजर आ रहा है। मुनाफा देखिए 195 करोड़ से घटकर 602 करोड़ हो गया है और ग्रॉस एनपीएज 11% के पार निकल गए हैं। कहां जाकर रुकेगा? कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है आपको चार्ट्स में? देखिए हेमंत जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी खराब है स्टॉक का। कल की क्लोजिंग 61 रुपए के अराउंड की है और ऊपर में 62 रुपए 63 रुपए स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। नीचे में हेमंत जी 55-56 के अराउंड एक स्ट्रांग सपोर्ट आता है। अगर इस खराब नतीजों के चलते ये स्टॉक 55-56 के स्तरों को डिसाइसिवली तोड़ता है और क्लोजिंग इसके नीचे लेता है, तब काफी बड़ी डाउनसाइड इसके अंदर खुलेगी। अगर 55 के लेवल्स के नीचे स्टॉक क्लोजिंग लेता है खराब नतीजों के चलते, तब स्टॉक नीचे में 43-44 के स्तर दिखाने का दमखम रखता है। तो ये राय है जम्मू कश्मीर बैंक पर। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। पहले तो बता दूं आपको संकेत कैसे हैं। अमेरिका में तो तेजी के साथ हम बंद हुए हैं, थोड़ा हालांकि ऊपरी स्तर से नीचे जरूर आए थे अमेरिकी बाजार, लेकिन फिर भी 60 पॉइंट ऊपर डाउ बंद हुआ। एसजीएक्स निफ्टी आपके लिए 8 पॉइंट ऊपर है। आइए एशिया पर नजर डाल लीजिए। शंघाई, हांगकांग, निक्के, ये 3 बाजार अहम है। शंघाई है मामूली से नुकसान में, हांगकांग का बाजार है मामूली से हरे निशान में, निक्के जरूर आधा % मजबूत है 130 अंक नीचे, लेकिन वो इस वजह से कि डॉलर मजबूत हुआ है, येन कमजोर हुआ है। येन कमजोर होता है तो वहां के इकोनॉमी से एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं और इस वजह से वहां के बाजार भागते। तो निक्के को तो अलग छोड़ दीजिए, हमारे से अलग चलता है वो। बाकी बाजार में सुस्ती वाला माहौल है, न ऊपर जाना है न नीचे जाना है। चीन पर नजर रखिए, जैसा कल नीलेश भाई कह रहे थे और आज प्रकाश दीवान साहब कह रहे हैं कि चीन में क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं, उस पर नजर रखनी आपको जरूरी है। फिलहाल नजर रखिए हमारे रुपए की ओपनिंग पर, जो कल 40 पैसा कमजोर होकर बंद हुआ। तो जो कुछ अमेरिकी फेड ने फैसले लिए उसका असर कल करेंसी मार्केट में तो अच्छा खासा दिख गया, लेकिन इक्विटी पर नहीं दिखा। अब आज देखते हैं डॉलर इंडेक्स जो 103 के पार निकला है, क्या करेंसी मार्केट पर और दबाव होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल दबाव नहीं दिख रहा है। प्री ओपनिंग सेशन में 70 अंक ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स, निफ्टी 7 अंक पॉजिटिव। क्या है मजबूत? एचडीएफसी, इन्फोसिस, मारुति, ये 3 शेयर मजबूती के साथ खुल रहे हैं 1 से 2%। औरोबिंदो फार्मा 5.5% के नुकसान के साथ अमेरिका में जो मुकदमा इन पर दायर हुआ है उसके चलते 0.25% नीचे कोटक महिंद्रा बैंक है और अल्ट्राटेक सीमेंट कल सारे कमजोर थे, आज फिर से ओके। इस बीच रुपए की शुरुआत हो चुकी है, एकदम शांत शुरुआत हुई, कोई खास बदलाव नहीं। मैच 1 पैसे की बढ़त है। इनफैक्ट तो कल ही डॉलर इंडेक्स की मजबूती को हमारे करेंसी मार्केट भांप गए थे और कल ही कमजोर हो गए। तो आज कम से कम ये कह सकते हैं कि राहत वाली बात है। थोड़ा जरा रुपया रखिए, कोई बदलाव हो रहा है क्या पहले टिक के बाद देख लेते हैं कि 67, 82, 83 वही लेवल है या कोई रुपए में कोई बदलाव होता हुआ दिख रहा है। करेंसी मार्केट आपके सामने रखते हैं 67.81, ये है इस वक्त का प्राइस रुपए का। तो यानी कि 2 पैसे की मजबूती, मामला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सपोर्ट दे रहा है लगता है आरबीआई, ये कहना चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स देखिए पिछले 4 दिनों से कमजोर हो रहा है और 103 के पार निकला है। तो लगता है कि कुछ इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि ये भाव यहाँ पर टिका हुआ है, ये आप कह सकते हैं। अच्छा, चेंज नहीं हो रहा है, तो एक बार इसको दुरुस्त करेंगे और देखेंगे कि ये बदल रहा है। मेरे यहाँ प्राइसेस में बताता हूँ। एक्चुअली रुपए में 67.81
ये है प्राइस 61। एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि कल काफी कमजोर हो गया। कल एक्चुअली 40 पैसे जो रुपया कमजोर हुआ है ना, वो कल शायद हमारे करेंसी मार्केट अंदाजा लगा चुके थे डॉलर मजबूत होना तय है, और इस वजह से आज थोड़ा शांत वाला रिएक्शन। लेकिन देखना यह है कि 68 के नीचे न जाए, साइकोलॉजिकली वो लेवल काफी अहमियत वाला है। राकेश, दिलीप बिल्डकॉन, इस शेयर के चार्ट देखकर बताएं राय क्या है आपकी, क्योंकि मैं खबर पढ़ रहा था कि 260 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, क्या करेंगे? अनिल जी, बिल्कुल स्टॉक को खरीदना चाहिए। स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद बिल्कुल निराश करा था और नीचे से एक वी शेप रैली दिखाई थी और इमीडिएटली नतीजों से पहले स्टॉक ने एकदम हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दिखाई थी। नतीजों के बाद स्टॉक नीचे में फिसला, बट अगर आप देखें तो उसके बाद डिमोनेटाइजेशन भी हुआ है। स्टॉक में कोई इतनी बड़ी करेक्शन देखने को नहीं मिली है। नीचे में 220, 222 एक अच्छा सपोर्ट है और मुझे लगता है अगले 6 से 8 महीने में इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी री रेटिंग देखने को मिल सकती है। 220 एक बेस लगता है, वो एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 235, 236 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अनिल जी, ये स्टॉक पूरा दमखम रखता है। 250 के लेवल जिन स्तरों के आसपास इसने लिस्टिंग लीड करी हुई थी, उन लेवल्स को तोड़ के उसके ऊपर निकलने का स्टॉक में टेक्निकली मुझे लगता है दम है। राइट, चलिए तो नजर रखिएगा इस शेयर पर। अच्छे ऑर्डर्स पिछले कई दिनों से इसको मिल रहे हैं, लेकिन अब देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। थोड़ी बहुत नरमी है, लेकिन कहते हैं ना कि एक खबर से एक सेक्टर को नुकसान तो दूसरे को फायदा। तो कीमतें जो नहीं बढ़ाई गई हैं, टाली गई हैं, उससे फायदा है शायद जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, यानी एविएशन सेक्टर को। चार्ट्स पर देखकर बताइए राकेश, कोई एविएशन शेयर जो आपको अच्छा लगता हो? देखिए, आपको चार्ट दमदार नहीं लग रहे हैं? चार्ट बिल्कुल भी दमदार नहीं है। अगर आप जेट एयरवेज की बात करें तो सिर्फ पॉजिटिव ये है कि नीचे में 350 के आसपास एक सपोर्ट है, बट ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि इसके अंदर कुछ बाइंग की जाए। और दूसरी तरफ अगर इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो कई बार बीच में ऐसा लगता है कि स्टॉक शायद रैली दिखाएगा और ब्रेकआउट की कगार पे होता है, बट ब्रेकआउट तो होता नहीं है और स्टॉक दोबारा नीचे की तरफ गिर जाता है। तो एज ऑफ नाउ एविएशन के अंदर भी ऐसे कोई पैटर्न नहीं है कि ओपनिंग में स्टॉक को बाय किया जाए। हो सकता है इस खबर के चलते स्टॉक में गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और बीच में दिन में 12-1 बजे के आसपास कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर्स देखने को मिले, तब शायद बाइंग का रुझान बने। बट ओपनिंग में इसको खरीदने के लिए कोई ऐसा टेक्निकल सेटअप नहीं है। ओके, तो फिलहाल अवॉइड करें, इंतजार करें, खरीदारी की जल्दबाजी न करें। ये तमाम एविएशन स्टॉक्स पर राय है इस वक्त राकेश की। जेके जैन साहब हमारे साथ हैं और मैं सोच रहा हूं कि उनकी वायदा कारोबार की टॉप ट्रेडिंग पिक्स ले ली जाए, उन्हीं की बची है। जैन साहब बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके और किस तरफ है? हाँ, मैं 2 बाई कॉल दे रहा हूँ और एक सेल कॉल दे रहा हूँ। बाई होगा आईजीएल में। अगर आईजीएल देखिए करके ट्रेड में 52 वीक हाई बनाया है और ओपनिंग इंटरेस्ट के लिहाज में भी अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई है। शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिला है, साथ ही साथ लॉन्ग पोजीशन भी देखने को मिला है, क्योंकि स्टॉक डिस्काउंट से प्रीमियम में आ चुका था कल के ट्रेड में और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो बाई करने के लिए सलाह दूंगा। 900 के आसपास बाई कीजिए, 880 का इसका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 950 का लेवल देखने को मिल सकता है जो अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। और दूसरा होगा फार्मा स्पेस में। फार्मा स्पेस में अगर देखिए आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द फार्मा स्टॉक में वीकनेस दिख रहा है, बट ओवरऑल एक स्टॉक है जो बायोकॉन, जहां पे एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है और ग्रेजुअली लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप देखने को मिल रहा है। और कल के ट्रेड में स्टॉक ने अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशन भी बिल्डअप देखने को मिला है, डिलीवरी बेस्ड बाय भी देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि जो मोमेंटम है वो कैरी ऑन हो सकता है, तो बायोकॉन में बाय करने के लिए सलाह दूंगा। ऊपर में 985 का इसका टारगेट होगा, 920 का इसका स्टॉप लॉस लगाइए। और तीसरा होगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में देखिए आई थिंक उछाल में काफी हद तक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही थी। जो ब्लॉक डील हुआ था 3 दिन पहले, वहां पे अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हुए हैं। वो अभी भी हमें लगता है कि जो लॉन्ग्स हुए हैं वो काफी हाई पे हुए हैं, अराउंड 470 से लेके 480 के रेंज में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुआ है। तो आई थिंक वो लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकता है। 460 के नीचे अगर स्टॉक स्लिप होता है तो नीचे में सेल करने के लिए सलाह दूंगा। 440 का इसका लक्ष्य होगा, 472 का इसका स्टॉप लॉस लगाए। वो तो कैसे पता है? ऑलराइट, चलिए तो ये रहा तमाम शेयरों पर। टाटा मोटर्स के ऊपर जरूर नजर रखिएगा, लेकिन जेएन के बैंक इसमें हो क्या रहा है? बीच में तो खबरें आ रही थी कि इस बैंक में कुछ टर्न अराउंड होगा और काफी अच्छी रैली बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर फिसल गया और अब नंबर्स काफी कमजोर आए। प्रकाश, ट्रैक कर रहे हैं आप इसे?
नहीं, तो इसमें एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई थी क्योंकि कुछ इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हुआ था काफी समय के बाद। बट ये जम्मू कश्मीर स्टेट का एसबीआई माना जाता है, ठीक बात। तो वहां पे कोई हालात ऐसे इम्प्रूव हो गए हो कि बिजनेस में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दबाजी इसमें करनी चाहिए। देखिए छोटी बैंक्स में जैसे कर्नाटका बैंक का राइट्स इशू था, अब वो प्राइसिंग ठीक थी इसलिए इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आया है। तो इन बैंकों में बहुत स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होने वाला है। छोटे छोटे बैंक जो है प्रॉमिसिंग जरूर है, पर सभी एक ही साथ आप प्रॉमिसिंग गिने वैसे नहीं है। तो जेएन के बैंक मुझे तो अभी कोई खास इसमें इस गिरावट में लेने का वो नहीं बन रहा। आई वुड प्रेफर समथिंग लाइक अ फेडरल बैंक, अगर इस श्रेणी में किसी को लेना है तो साउथ की बैंक है इसी टाइप की, वो नॉर्थ की है, ये साउथ की है, लेकिन क्वालिटी बहुत फर्क है उसमें। नहीं, अच्छा फेडरल बैंक क्यों पसंद? फेडरल बैंक में तो देखिए दो चीज है, जो साउथ की कंप्लायंस टू कैशलेस या लेस कैश इकोनॉमी जो होगी, तो इस टाइप की बैंक्स में आपको ना सिर्फ पैसा आएगा बट वो सर्कुलेशन में भी आएगा, यानी वहां पे लोन भी उतने ही जाएंगे, विड्रॉल्स इतने कम मतलब ज्यादा नहीं होंगे और डिपॉजिट रिटेन हो सकेगी। जो बाकी जगह जो आ रहा है पैसा वो आ रहा है और फिर सब चला जाएगा। तो आज देखिए आरबीआई ने ऐसे भी वो विड्रॉल्स की लिमिट डिफाइन कर दी है, अप टू 5 लाख बैलेंस 2 लाख डिपॉजिट से ज्यादा है अगर इस दरमियान, तो आप डिपॉजिट विड्रॉल भी नहीं कर सकेंगे। तो ये सब चीजें फेडरल बैंक जैसे स्ट्रक्चर में अड़चने नहीं आएंगी। तो जो ईज ऑफ बैंकिंग है उसकी वजह से ग्रोथ इनका जो है मुझे लगता है बहुत अच्छा हो सकता है आगे चल के। जो कासा का जो इम्प्रूवमेंट है वो रिटेन होगा, सस्टेन होगा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स। ओके, तो फेडरल बैंक अगर खरीदना है छोटे बैंकों में तो ये बैंक होना चाहिए अनिल। इस पर तो आप भी काफी दिनों से बुलिश हैं। अरे एक्चुअली हाँ, बड़े यहाँ भी बड़े इन्वेस्टर और इस पे सबसे ज्यादा अगर सवाल कहीं आते हैं हमारे ट्विटर पे और फेसबुक लाइव पे, तो फेडरल बैंक तो भाई लोगों सब सुन लीजिए कान खोल के। प्रकाश जी ने रिकमेंड किया है फेडरल बैंक अच्छा है, हम भी कह रहे हैं अच्छा है, लेकिन रोज रोज क्या है वही ओपिनियन है। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जिसको लेना है उसके लिए फेडरल बैंक अच्छा है। अच्छा प्रकाश जी, आपका जो लेटेस्ट जो पिक था उसने तो क्या कमाल किया। मुझे याद आता है नाल्को, क्या रैली उसमें देखने को मिली। नंबर्स के बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, ये बताइए क्या मौका है फिर से खरीदने का या थोड़ा और ठंडा होने देंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये नंबर्स की डिसअपॉइंटमेंट लोगों को इसलिए ज्यादा लग रही है कि वो चला इतना ज्यादा था, लेकिन जो उन कंपनी मैनेजमेंट का जो बयान है और जो प्रेजेंटेशन में भी जो खुलासा उन्होंने किया है उससे आगे चल के बिजनेस प्रॉमिसिंग है। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर तिमाही पे तो कुछ कमेंट किया भी नहीं था। ठीक बात है। तो मुझे लगता है मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री लेने का। जो पहले चूक गए उनको वापस एक अच्छा स्तर मिल रहा है। ओके, जो चूक गए हैं वो कर सकते हैं खरीदारी, ये राय है। अच्छा, अब देख लेते हैं आज के 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज स्टॉक 2020 का अपडेट। यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्ट बनाया अपनी पूरी टीम का, उसमें 4 गेंदबाज शामिल किए हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी, क्योंकि इनको दाम बढ़ाने नहीं दिया गया। एक नेगेटिव खबर है। अरविंदो फार्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ अमेरिका में, वो नेगेटिव है। दिलीप बिल्डकॉन को एक बड़ा ऑर्डर मिला है आंध्र प्रदेश सरकार से, तो वो पॉजिटिव है। पेपर शेनो पोकर है, जेके पेपर और ओरिएंट पेपर, ये दोनों ही खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक थीम में आज पेपर सेक्टर में लगता है अच्छा रनअप यहाँ पे दिखाएगा। मैजेस्को, इनको भी एक अमेरिका से इनको चुना गया है एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए यूज होगा और सेक्टर्स को लगता है कि एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जी शिपिंग, इसने एक्सपैंड किया और एक जो ड्राई बल्क करियर की डिलीवरी ली है, जो एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उसमें भी एक अच्छी तेजी बनेगी। और भारतीय इंफ्राटेल के लिए अच्छी खबर यह है कि अपने जो मेजॉरिटी स्टेक बेचना चाहता है भारतीय एयरटेल, उसके लिए केकेआर फ्रंट रनर दिख रहा है और नेक्स्ट वीक तक वो बिड सामने आ जाएगी। ऑलराइट, मेरी टीम पर नजर डालिए। बल्लेबाजों से भरी हुई है ये टीम और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आज अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है एविएशन कंपनियों में। जेट एयरवेज, स्पाइस जेट में तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, एटीएफ की कीमतें कल यानी 15 तारीख को जो हर बार रिवाइज होती हैं वो रिवाइज नहीं हुई हैं और डर था कि कहीं ये कीमतें बढ़ ना जाएं, टाल दिया गया है ये फैसला। तो राहत मिलेगी इन एविएशन कंपनियों को क्योंकि एटीएफ इनका बड़ा इनपुट कॉस्ट के तौर पर माना जाता है। साथ ही जागरण प्रकाशन पर रखिए नजर, यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। एक नया रेडियो स्टेशन इन्होंने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस का भी बेहतरीन प्ले माना गया है। ये स्टॉक क्लैरिस
लाइफ साइंसेज को भी एक अच्छी रैली देखी जा सकती है। कल 6-7% भागा था, लेकिन देखिए इंजेक्टेबल कारोबार जो इन्होंने बेचा है 4,500 करोड़ रुपए के आसपास, इसके बाद अब स्पेशल डिविडेंड कितना देगी इसके ऊपर बाजार की नजर है। लेकिन आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेटर वैल्यूएशंस पर ये डील होती हुई नजर आ रही है। सन फार्मा में दबाव इसीलिए क्योंकि कल भी आपने देखा था यूएस में जिस तरह से सांठ-गांठ करके कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है और अटॉर्नी जनरल अमेरिका के उन्होंने कई कंपनियों के ऊपर मुकदमा किया है, तो यहां पर प्रेशर बन सकता है। एटलस साइकिल घरेलू चीज के ऊपर में सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं, इसीलिए इस शेयर को टीम में शामिल किया है। इसको मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा दिया है आज के दिन। और देखिए फ्री हिट और पिंच हिटर का दर्जा गणेश हाउसिंग और अंसल प्रॉपर्टीज को दिया है। लो कॉस्ट हाउसिंग सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। लग्जरी हाउसिंग थोड़ा मार पड़ती हुई दिखेगी, लेकिन लो कॉस्ट हाउसिंग में बजट से पहले एक दमदार तेजी देखने को मिल सकती है, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। वेदांता और सेल जैसी कंपनियों को भी फायदा होगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट की तस्वीर बहुत बेहतरीन दिख रही है। यूएस देखिए 20,000 के आसपास डाउ पहुंच गया है, यूरोप देखिए अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये वो सेक्टर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। जैन साहब, एचपी, बीपी और आईओसी, इनमें से कोई स्टॉक है आपके रडार पर जहां या तो आप शॉर्ट करना चाहें या फिर कमजोर शुरुआत के बाद आपको निचले स्तरों पर खरीदना है? यूजुअली अगर देखिए आई थिंक जो मोमेंटम होता है पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू प्राइसेस, तो आई थिंक एचपी हाई बीटा है। और अगर ये जो प्राइसेस है डाल दी गई है तो आई थिंक ये नेगेटिव सेंटीमेंट कंटिन्यू होगा। और अगर स्टॉक गैप डाउन खुलता है और 420 के नीचे अगर सस्टेन करता है पहले 15-20 मिनट तक, तो आई थिंक शॉर्ट पोजिशन क्रिएट करनी चाहिए। नीचे के स्तर पर आई थिंक 400 लेवल देखने को मिल सकता है, तो मैं प्रीफर करूंगा एचपी को शॉर्ट करने के लिए। अगर 420 जो कल का इसका लो था उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो आई थिंक बाहर से और 3 से 5% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो आई वुड गो विद द शॉर्ट इन पेट्रोल। ऑलराइट, चलिए तो ये राय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर निकल कर आ रही है, लेकिन आप देखिए बाजार जो है वो मामूली सी मजबूती के साथ खुल रहा है। 25 अंक ऊपर निफ्टी खुलेगा, 30 अंक की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिलेगी और छोटे मझौले शेयर आज फिर से अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। अब देखिए छोटे छोटे स्टॉक्स पेपर शेयर नीरज की टीम में थे। जेके पेपर, ओरिएंट पेपर में 2-2% की गैप अप ओपनिंग के साथ कारोबार की शुरुआत होने वाली है। बॉम्बे डाइंग जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। टीटागढ़ वैगन ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाने के संकेत दे रहा है। और एक सेक्टर आईटी सेक्टर जो पिछले कई दिनों से अच्छी रैली दिख रही है, आज भी बेटर परफॉर्मर हो सकता है। और अगले साहब हमारे जो एक्सपर्ट हैं, देखिए माइंडट्री, हेक्सावेयर, एचसीएल टेक, ये पिछले 3-4 दिनों में बता चुके हैं। आज सोनाटा सॉफ्टवेयर उन्होंने चुना है। ये जो आईटी सेक्टर है ये अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। बिल्कुल, आईटी शेयर कल भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है और इनफैक्ट आज देखिए बाजार बेहद मजबूती के साथ खुल रहे हैं। तो ओपनिंग तो हमारी दमदार होती है, बस क्लोजिंग और आज तो हफ्ते के आखिरी दिन की क्लोजिंग इससे बढ़िया हो तो मजा आ जाए। 8,200 के ऊपर मिले तो और अच्छा, और 8,230 के ऊपर मिले तो फिर तो वागले साहब टारगेट लेकर आएंगे, देखना 8,500 और भी ऊपर के। तो क्लोजिंग आज देखते हैं हफ्ते के आखिरी दिन कैसी होती है। वागले साहब आखिरी सौदा में भी हमारे साथ होंगे। फिलहाल 30 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 25 अंक ऊपर निफ्टी है प्री ओपनिंग सेशन में। मिड कैप इंडेक्स 1/3% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, तो शुरुआत पॉजिटिव होगी भारतीय बाजारों की, ये तय है। आइए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर। 65 अंक मजबूत खुलता हुआ सेंसेक्स 20 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी ने 8,175 पर की है शुरुआत, 1/4% की मजबूती। इतनी ही मजबूती मिड कैप इंडेक्स में और बैंक निफ्टी 20 अंक ऊपर खुलता हुआ। क्या है मजबूत? भारतीय इंफ्राटेल 1.25% के मुनाफे के साथ टॉप गेनर है। टाटा मोटर्स डीवीआर 1% ऊपर, बॉश मजबूत है। इन्फोसिस टेक महिंद्रा में मजबूती है। ऑटो स्टॉक्स में रफ्तार बरकरार है। मारुति पॉजिटिव खुलता हुआ आज के सेशन में। टाटा मोटर्स और मारुति ये 2 स्टॉक्स हैं। बैंक्स में आप देखिए यस बैंक ने मजबूती रखी है और इसके अलावा अगर कमजोर शेयरों की बात करें तो सिर्फ औरोबिंदो फार्मा जो 3% नीचे खुलता हुआ दिखा है। बीपीसीएल में नुकसान 1% का। आइए वायदा कारोबार के शेयर बता दूं। टॉप लूजर औरोबिंदो, उसके ठीक पीछे एचपीबीवी, आईओसी, ओएनजीसी, 4 सरकारी कंपनियां ऑयल एंड गैस की। स्ट्राइड्स फैशन 1% नीचे और आईटीसी 0.5% नीचे, ये दबाव बनाता हुआ। मजबूत क्या है? पेज इंडस्ट्रीज 2% ऊपर, टाटा कम्युनिकेशन 1.5% मजबूत, जेट एयरवेज 1.25% मजबूत। ये शेयर हैं जो मजबूती के साथ शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी लाल निशान में फिसलता हुआ और बाकी सब जगह मामूली तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल
रुझान ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आईसीआईसीआई बैंक ये थोड़ा ठंडा परफॉर्म कर रहा है, बल्कि आधे % की कमजोरी दिख रही है, इसलिए आपको बैंक निफ्टी लाल निशान में दिख रहा है। ये अच्छा प्रदर्शन आज फिर नहीं दिखा पा रहा, लेकिन बाकी बैंक्स देखिए थोड़े थोड़े मजबूत दिख रहे हैं। लेकिन छोटे मझौले शेयरों में ज्यादा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। और आप देखिए, हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि शक्ति पंप को आपको खरीदना चाहिए। प्रकाश दीवान का ये टॉप पिक था आज का, और 6% मजबूती के साथ ये खुला है। यहां पर रखिए नजर। मेजेस्को में खबरों के दम पर देखिए अच्छी रैली देखी जा रही है। यूएस की कंपनी ने इनको फिर से एक बड़ा ऑर्डर दिया है। इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर बनाने का कामकाज ये करती है। नाल्को ये एक और ऐसा स्टॉक है जो प्रकाश कह रहे हैं कि घबराइए मत, अभी खरीदारी करिए, मौका दे रहा है करेक्शन के बाद। तो ये शेयर भी देखिए 3% की मजबूती दिखा रहा है। और जो हम आपको बता रहे थे कि छोटे वाले जो हाउसिंग सेक्टर है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। देखिए अंचल हाउसिंग, गणेश हाउसिंग दोनों ही 7 से 10% की मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। पेपर शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है। ओरिएंट पेपर जैसे स्टॉक्स, जेके पेपर 2-2.5% की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अंचल प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं, हाउसिंग की नहीं। अंचल प्रॉपर्टीज 11% की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। और क्लैरिस लाइफ साइंसेज, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट प्रकाश कह रहे थे कि ऊपर खुले तो अच्छे मौके होंगे मुनाफा वसूलने के। आप देखिए 20% के अपर सर्किट पर ये शेयर खुला और ऊपर से ये 5% की कमजोरी दिखा चुका है। तो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लग रहा है कि ऊपरी स्तरों पर हल्के होते हुए दिख रहे हैं। सर्किट खुलेगा, 20% सर्किट खुलना ही अपने आप में अचीवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। कल की 7% की तेजी के बाद इतना मजबूत खुला है, ये एक अच्छी बात है। ये एक अच्छा संकेत है इस स्टॉक के लिए। आज का स्टार परफॉर्मर तो यही है, इससे ज्यादा मजबूत शेयर कोई दिख नहीं रहा। हाँ, मंदना इंडस्ट्रीज आज फिर से 10% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक में तेजी बरकरार है। मंदना रिटेल आज इसका सर्किट खुल गया है तीसरे दिन, 2 दिन सर्किट लगने के बाद आज ये 1-1.5% ही मजबूत है। क्लेरेंट केमिकल्स, ये स्टॉक लाइए आपके रेडार पर, बहुत बड़ा ट्रेड होता दिख रहा है क्लेरेंट केमिकल्स में। कुछ तो बड़ा हुआ है यहाँ पर, 30,45,000 शेयर क्लेरेंट केमिकल के 11.5% हिस्सेदारी बदली है। हमारी रिसर्च टीम फटाफट देखेगी कि इतनी बड़ी हिस्सेदारी किसके पास हो सकती है और कौन बेच सकता है। खरीदार तो खैर कल ही पता चलेंगे, लेकिन 11.5% क्लेरेंट केमिकल की हिस्सेदारी बदलना बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। इतना बड़ा ब्लॉक बदला है और इंटरेस्टिंग बात है कि ये प्रीमियम पर नहीं बदला है, नीचे के प्राइसेस पे या यूं कहें कि थोड़ा डिस्काउंट पर बदला है। ये एक अच्छा संकेत है। तो फिलहाल इस स्टॉक पर नजर रखिए। आज वॉल्यूम के लिहाज से ये स्टॉक ऑफ हमारे क्लेरिस और क्लेरेंट, आज सीएल इनका दिन है लगता है। तो क्लेरिस काफी, क्लेरेंट केमिकल ये ट्रैक किया है आपने प्रकाश, क्योंकि केमिकल स्टॉक्स बड़े एक्शन में दिखे हैं और आज यहाँ पर इतना बड़ा ब्लॉक हुआ है 11.5% का। तो इसमें लेकिन जो ग्लोबली आप देखें तो पेरेंट कंपनी का भी इन्वॉल्वमेंट जो रहा है, जो वहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है, उसी का असर आपको यहां भी दिखेगा। और डेफिनेटली इस कंपनी को हमेशा केमिकल्स का बेनिफिट मिला, केमिकल्स के अपटिक का, और इसमें एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट प्ले भी है जो कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग जिससे क्रिएट हो सकती है। तो हो सकता है उस मूव में, बट ये पर्टिकुलर ब्लॉक किसका है या किसने बेचा है, तो थोड़ा सा टफ है अनुमान लगाना। तो लगे रहिए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही। कुछ ही देर में हमारी टीम आपको बताएगी कि यहाँ पर किसने ये इतना बड़ा ब्लॉक खरीदा है। और शेयर पर भी रखिए नजर। देखिए अनिल ने स्पॉट किया और अब ये बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। तो ब्लॉक होने के बाद अब ये शेयर दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। शक्ति पंप 11% ऊपर है। ये बताइए चार्ट देखकर वागले साहब, वैसे जनरली जो पिक्स होती हैं प्रकाश दीवान सर की, वो तो बहुत तेजी से दौड़ लगाती हैं। चार्ट में भी आपको इतना ही दम लगता है? जी बिल्कुल, 158 तक का व्यू लगता ही है जो आज या कल में हो सकता है। 20% कितना होता है देखिए, अगर वो 158 मैच होता है तो वो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और वहां पर शायद ना रुके। उसके बाद का टारगेट 171 है। 171। और दीवान साहब आपका टारगेट क्या है अल्टीमेट इस पे? नहीं, अभी तो 9 से 12 महीने का तो 199 का था, तो देर है, उसको तो काफी समय है। और इसमें रिजल्ट में टर्न अराउंड जैसे जैसे दिखेगा, इसमें स्ट्रेंथ और आती जाएगी। चलिए, ये है इस वक्त आपके लिए संकेत साफ तौर पर। और देख लेते हैं स्टॉक 2020 के टॉप परफॉर्मर्स कौन से हैं आज के। नीरज की टीम आपके सामने, एचपीपी, आईओसी तीनों शॉर्ट करने के राय, औरोबिंदो शॉर्ट करने की राय उनकी थी और दिलीप बिल्कुल खरीदारी करने की राय। आइए नीरज के बाद हेमंत की टीम के टॉप परफॉर्मेंस देखे जाएं। जेके पेपर, मजेस्को, ये जेके पेपर भी नीरज का है। नीरज का, अच्छा नीरज, अच्छा सारे 10 से 10 प्लेयर आज काम करते हैं। पूरी टीम काम कर रही है भाई, ये तो टीम की तरह है बिल्कुल। तो सारे के सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं अच्छे से। चलिए, हेमंत की टीम के परफॉर्मर
क्लेरिस लाइफ सबसे ज्यादा टॉप कंट्रीब्यूटर 13% ये है। उसके अलावा जेट, स्पाइस जेट मजबूत है। और वो कहाँ है भाई, वो रियल एस्टेट वाले शेयर? हाँ, ये देखिए, यही मैं ढूंढ रहा था। नीचे नीचे दो छुपे हुए हैं, गणेश हाउसिंग और अंसल प्रॉपर्टीज 8-9% ये वाले दमदार प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अच्छा, गणेश हाउसिंग और अंसल प्रॉपर्टीज, वागले साहब आप चार्ट देखकर बताइए, इन दोनों में से अगर एक शेयर चुनना हो तो वो कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगता है? एक 74 रुपए का है, एक 16 रुपए 20 पैसे का है। आप जब तक वो निकालिए तब तक मैं आपको बताता हूँ और कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। JNK बैंक 3% नीचे है, नंबर्स बहुत कमजोर आए। साथ ही औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा में तो ना 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये जो खबरें आ रही है ना अमेरिका से कि कांट करके इन्होंने दाम बढ़ाए हैं, उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है इन तमाम शेयरों पर। अच्छा, M&M में भी देखिए कमजोरी है, तो ऑटो शेयर आज थोड़ा कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए। SBI जैसे दिग्गजों में कमजोरी है। अच्छा, बैंक निफ्टी आज ठंडा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इसीलिए दरअसल देखिए बाजार को ऊपर जाने में काफी दिक्कत हो रही है। तो एक ही एक्शन में है हेमंत, और वो है क्लेरियंट केमिकल। देखिए 700 रुपए के नीचे था जब ब्लॉक हुआ, अब 770 का हाई बनाया इसने, 740-45 अब भी जबरदस्त प्रदर्शन। ये शेयर जबरदस्त। चार्ट्स पर कुछ है संकेत इसमें वागले साहब? पॉजिटिव है अनिल जी, 810-820 का टारगेट है, बट ये पोजिशनल व्यू है, आज ये कल का नहीं होगा। अच्छा, अंसल प्रॉपर्टीज और गणेश हाउसिंग ये दोनों ही अब 11% ऊपर हैं। इन दोनों में बेटर कौन सा लगता है आपको, जहां और तेजी बन सकती है? आई थिंक आई विल गो विथ गणेश हाउसिंग। 75-50 का भाव चल रहा है, मुझे लगता है 80-81 का इसका 1 या 2 दिन का टारगेट होगा। 80-81 का 1-2 दिन का टारगेट है, तो यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, इस लो कॉस्ट हाउसिंग वाले सेक्टर पर आपका क्या व्यू बन रहा है इस समय? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो इस बार बजट से हो रही है कि सरकार जो है वो लो कॉस्ट हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाएगी। बिल्कुल, बट उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो पड़ेगा वो एनबीसीसी पे ही पड़ेगा। क्योंकि सरकार जो इस क्षेत्र के जो गैप है उसको अगर भरना चाहेगी तो उसकी भरपाई तो नए हाउसिंग क्रिएशन से होगी, वो एनबीसीसी को सबसे बड़ी तादाद में मिलेगा। गणेश हाउसिंग और ये थोड़ी सी अपनी बैलेंस शीट सुधार ले, उसके बाद पार्टिसिपेशन इनका भी हो सकता है, मैं ये मना नहीं कर रहा, बट अभी भी वहां थोड़ी सी बैलेंस शीट रिपेयर का जो चल रहा है काम, उसका असर पॉजिटिव आए, उसके बाद पार्टिसिपेशन मिलेगा। एनबीसीसी आई थिंक कोई भी डिप पे अगर कोई एक्यूमुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। एनबीसीसी ये सरकारी कंपनी भी है, थोड़ी सेफ है, इसलिए रियल एस्टेट शेयर है वैसे एनबीसीसी, वैसे देखा जाए तो इससे बढ़िया क्वालिटी वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी और ऑर्डर बुक वाइज भी, और काम तो मिलता ही रहेगा। कंसल्टेशन का बिजनेस है, कोई लागत नहीं ज्यादा। सारी सरकारी कंपनियों की जमीनों को भी इनको मैनेज करने के लिए दे दिया है, वो बड़ा ट्रिगर है, बहुत बड़ा। चलिए, तो एनबीसीसी के ऊपर रखिए नजर, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन शक्ति पंप तो आज सही में शक्ति दिखा रहा है। आप देखिए 15% ऊपर है ये स्टॉक, और क्लेरिस लाइफ साइंसेज में मतलब ऊपरी स्तर से थोड़ा दबाव पता नहीं देखने को मिल रहा है। आप देखिए, अगर इसका चार्ट लाकर दिखाएं तो मजबूत जरूर है, लेकिन हर टिक पे आप देखिए कोई बेच रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब देखिए हाई से अब ये 9-9.5% नीचे पहुंच गया है, तो ऊपर टिक नहीं पा रहा है ये शेयर। एक बार चार्ट देखकर बताइए क्लेरिस लाइफ साइंसेज क्या करना चाहिए? क्लेरियंट केमिकल्स की बात, क्लेरिस लाइफ साइंसेज जहां पर इन्होंने अपना कारोबार बेचा है 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, कल 7% की रैली दिखा चुका है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा चल चुका है, लेकिन मेरा व्यू वो चेंज नहीं हुआ है। 450 का जो टारगेट है, जो आई थिंक मॉर्निंग में हम बात कर रहे थे, वही आप बोल रहे हो ना? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे हिसाब से पोजिशनल बाय है, करेक्शन पे बाय करना चाहिए। ओके, करेक्शन पे बाय करें। एक स्टॉक जरा राकेश जी ये देखिए जरा क्या हो रहा है इसमें, टाटा कम्युनिकेशन। किसी ने कोई खबर सुनी है क्या? टाटा कम्युनिकेशन में कोई न्यूज है? पता नहीं क्या हुआ स्टॉक में 5% इतना तगड़ा उछाल क्यों आया? अभी पिछले 4-5 मिनटों में इतना तेज भागा। ओपन इंटरेस्ट भी 6% बढ़ा है। हाँ, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है और हाईएस्ट प्राइस गेनर है, दोनों के लिए आज से मतलब एफएनओ में कुछ तो बड़ा हो रहा है यहाँ पर। तो जो आप डिजिटाइजेशन वाली थीम की बात 4 दिन पहले कर रहे थे, वो लोगों को समझ में तो नहीं आ रही है। वो थीम अपने आप में अच्छी है, लेकिन उसकी वजह से ऐसे थोड़ी भाग सकता है ये। अच्छा, मुझे लगता है कुछ तो खबर आने वाली है, क्योंकि ये बिना खबर ऐसे सुबह 5% बीएसएनएल लैंड पार्सल वाले जो है वो तो जेटली साहब बोल चुके हैं। नहीं, वो बोल चुके हैं, और पार्लियामेंट सेशन खत्म हो रहा है आपका। हाँ, तो इसमें उम्मीद ये थी कि उसका कोई खुलासा आएगा कि ये सिर्फ जो बीएसएनएल है सरकार को ही इसमें डायरेक्ट फायदा
फायदा होगा और सरकार वापस क्लेम कर लेगी, वो अब नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि इस बार पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ तो मौका टाटा कम्युनिकेशन को अपनी बैलेंस शीट में भी कोई फायदा देखने का मिल जाएगा। इनफैक्ट टाटा ग्रुप के सारे स्टॉक मजबूत है मेरे को लगता है। एक और दूसरा ये कि डिजिटाइजेशन में ये सारे जो ये पॉइंट ऑफ सेल वाली ये जो मशीन 45-50% मार्केट शेयर तो टाटा कम्युनिकेशन के पास ही है। हम लोग छोटी छोटी कंपनियां डिस्कस करते रहे जाते हैं, लेकिन बड़ी फंडामेंटल अच्छी पेरेंटेज वाली अच्छा बिजनेस मॉडल है, प्रूव किया हुआ है। मतलब टाटा कम्युनिकेशन में आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी जो लोग सोचे। नहीं, डिजिटाइजेशन में तो अनिल जी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी ऑलरेडी इन्वॉल्व थी, लोगों को अब ध्यान उस पर ज्यादा आ रहा है। और हुआ ये कि हम लोग सारे टाइम नए नाम ढूंढते रहते हैं, तो कई जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो मिस हो जाते हैं। तो आज है 12:30 बजे बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आप ही के चैनल पे डिजिटल इंडिया का, तो उस पर लोगों को गौर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, और वहां पर गौर ये भी करिए कि प्रकाश जी कौन से छुपे रुस्तम निकाल कर लाते हैं जो आपको अच्छा मुनाफा है। हाँ, टाटा कम्युनिकेशन मैंने राकेश को बोला था, मैं पूछूंगा। राकेश जी बताइए, चार्ट्स पर आपकी क्या राय है? आप तो एफएनओ के डेटा भी देखते हैं काफी। हाँ बिल्कुल अनिल जी, काफी पॉजिटिव रहा है और एक बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से अनिल जी टेक्निकली इसमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, मुझे लगता है ये स्टॉक 680 के जो अभी के इसके रिसेंट हाइज हैं उनको तोड़ने की तैयारी कर रहा है। और एक बार ये लेवल्स टूटते हैं तो काफी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है अनिल जी 3 से 4 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है। इस स्टॉक में 850-900 के लेवल देखने को मिले, काफी स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। और आज के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर और साथ में प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक पर रखिएगा नजर जरूर बनाकर। इसके अलावा आप देखिए सारी फार्मा कंपनियां कमजोर हैं, लेकिन बायोकॉन में मजबूती देखने को मिल रही है। 1.5% ऊपर ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो बायोकॉन मजबूत है और बाकी फार्मा कंपनियां देखिए, और सन यहां पर प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बायोकॉन ये कैसा लगता है जैन साहब आपको? एफएनओ का शेयर है, क्या और ऊपर जा सकता है? हाँ, मेरा रिकमेंडेशन भी था इसमें। आई थिंक ऊपर में 985 का मैंने लक्ष्य दिया है, जो क्लियरली मैंने संकेत दिया है कि बाकी फार्मा स्टॉक काफी हद तक वीक लग रहे हैं। जो भी मोमेंटम है आई थिंक इस स्टॉक में, फार्मा स्टॉक में, और पोजीशन वाइज भी अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशन देखने को मिले हैं। तो आई थिंक 985, 990 इमीडिएटली देखने को मिल सकता है, जो अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में अचीवेबल है। बायोकॉन मेरे ख्याल से पिक के तौर पे भी दिया था ना। हाँ वही कह रहे हो। सही है। आईजीएल कल आपने आइडेंटिफाई किया था, आईजीएल। हाँ, आज थोड़ा सा प्रॉफिट, हाँ सुबह तो भागा था एक्चुअली, मैं वही देख रहा था। 910 का हाई बनाया आईजीएल ने। हिंदुस्तान जिंक ये भी कल किसकी बाय था? आप ही क्या था क्या कि वागले साहब ने? आई थिंक हमने डिस्कस किया। आज राकेश बंसल जी का बाय है। आज राकेश जी का बाय है, कल वागले साहब का था एक्चुअली। राइट। तो बड़ी तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखी है। कुछ स्टॉक्स तो बड़े एक्शन में जबरदस्त आपको नजर आएंगे। भारतीय इंफ्राटेल आज यहाँ पर थोड़ी मजबूती होती दिख रही है। मेरे को लगता है वो जो खबरें चल रही है वो टावर वाली डील को लेकर, जो उसमें कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में भारतीय एयरटेल जो है वो हिस्सेदारी बेचने में सक्षम हो जाए और जो बिडर्स हैं वो अपनी बोलियां लगा दें। तो वो खबर आई है, उसके दम पर आज इतनी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, इस बीच बैंक निफ्टी साथ नहीं दे रहा है तेजी में थोड़ा। बैंक निफ्टी चलिए, क्यों बैंक निफ्टी में ऐसा क्या कमजोर हो रहा है? मेरे ख्याल से आईसीआईसी बैंक है क्या? ये आईसीआईसी बैंक है। इंडसइंड कमजोर है, आईसीआईसी कमजोर है। जैन साहब, अगर कोई शॉर्ट करना हो बैंकिंग शेयरों में से कोई है आपकी लिस्ट में? नहीं, ओवरऑल आई थिंक काफी कंसोलिडेट कर रहे हैं। ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है, ना तो शॉर्ट के लिए होगा ना लॉन्ग के लिए होगा। तो आई थिंक अगर शॉर्ट ही करना है तो आईसीआईसीआई बैंक क्लियरली थोड़ा बहुत वीक दिख रहा है, बट डाउन साइड भी लिमिटेड है। यहाँ पे 255-250 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव में 262 का एक स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक बेट कर सकते हैं, बट ओवरऑल पोजिशनल मैं नहीं सलाह दूंगा इसमें शॉर्ट करने के लिए। चलिए, तो ये रहा आईसीआईसीआई बैंक पर। लेकिन पेपर शेयर देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, हमारी टिकर टीम दिखा रही है। मालू पेपर मैं देख रहा था, बिल्ट ये 2% ऊपर है, जेके पेपर 2.5% ऊपर है। तो अच्छा, नीरज ने आज चुने थे ना कि फ्री हिट भी उनका था पेपर और पिंच हिटर भी पेपर था, रुचिरा पेपर। ये पेपर कंपनियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। जेके पेपर भी देखिए 2.5% ऊपर है। अच्छा, सारे पेपर शेयर भाग रहे हैं। तो आज जो सेक्टर नीरज कह भी रहे थे सुबह, इस सेक्टर पर नजर रखिए, ये आज सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है। दीवान साहब, नंबर्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। पिछले 3 क्वार्टर से आप देखिए पेपर शेयरों में क्या तेजी देखने को मिल रही है, और हर बार दौड़ लगाते हैं और उसके बाद बेहतरीन नंबर देते हैं। आपका टॉप पिक क्या है इस सेक्टर में? टॉप पिक तो जेके पेपर है। ऑफ कोर्स कई अच्छे प्लेयर्स हैं जो इग्नोर भी हो जाते हैं, सेंचुरी नाम टेक्सटाइल है, बट मुझे उनका पेपर बिजनेस बहुत ही अच्छा लगता है।
सेंचुरी का पेपर नाम से बिकता है, आपका चैनल आपने किया होगा बिल्कुल। और जेके सबसे ज्यादा जेरोक्स वाला पेपर, जेके सबसे ज्यादा फोटोकॉपियर्स में है। सेंचुरी के पास जो प्रोडक्ट मिक्स है वो न्यूज प्रिंट कंपनीज या प्रिंटिंग कंपनीज, प्रिंटिंग पेपर मैन्युफैक्चरर्स से भी अच्छा है। उसमें टिश्यू पेपर का भी एक नया उन्होंने यूनिट डाला, वो भी हो गया, वो बहुत हाई मार्जिन बिजनेस रहता है। सो ये सब बिजनेसेस हैं, अच्छे हैं। तो हमारी इकोनॉमी कैशलेस हो रही है पर पेपरलेस तो नहीं हो रही। तो कैशलेस इकोनॉमी जब हो रही है ना, तो उसमें बहुत सारे पेपर वर्क की जरूरत भी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने कुछ समय पहले पेपर के बारे में ये कहा था कि जो फोटोकॉपियर वाला बिजनेस है, आप देखिए ऑर्डर बुक इनकी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, नॉट मैन्युफैक्चरर लेवल पे, आज हर एक विड्रॉल के लिए आप पैन कार्ड की कॉपी दे रहे हैं, जो पहले नहीं दे रहे थे। पहले विड्रॉल ही तो नहीं हो रहे थे, डिपॉजिट के लिए भी आप दे रहे हैं, विड्रॉल के लिए भी दे रहे। तो और बैंक वालों से भी कहा है बहुत सारा पेपर वर्क केवाईसी, जो केवाईसी नॉर्म्स है उसके हिसाब से, नॉट दैट इट विल इम्पैक्ट, मतलब 2-4-5 करोड़ सीट्स यूज हो जाएंगी, लेकिन मूव जो है वो स्ट्रांग रहेगा आगे चल के इसके लिए फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। तो देखिए फंडामेंटल्स तो सारे स्कैन करने के बाद बता दिया सर ने कि जेके पेपर उनका बेस्ट पिक है। टेक्निकल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। 95 का लेवल है जो मुझे दिखता है 1 या 2 या 3 दिन में आना चाहिए। और ये अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 4% ऊपर है। अभी कितना ये 10% वाला है कि पता नहीं कि 5% का क्या है। नहीं आज के दिन में सर्किट तो फिल्टर इसका 20%। तो मुझे लगता है पैटर्न पॉजिटिव है। नहीं, और अच्छी बात यह है 95 क्रॉस करता है तो ये फिर 105-107 तक भी जा सकता है, जो कि बड़ी मूव होगी। ओके, अच्छा, एक सेक्टर जो हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, जिसके मुझे लगता है फंडामेंटल कमजोर होते दिख रहे हैं, मैं टायर शेयरों की बात कर रहा हूँ। हमने काफी दिनों तक टायर शेयरों को रिकमेंड किया, अच्छी तेजी भी हुई, लेकिन प्रकाश जो कल शाम की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, केरला में कल स्पॉट डिलीवरी जो जनवरी महीने के लिए उसके दाम कल 5% बढ़े, और 3 दिनों में रबर के दाम वहां पे 10% बढ़े, और मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में 37-38% नेचुरल रबर के दाम बढ़ गए। तो ये टायर सेक्टर के लिए पूरा नेगेटिव वाला मामला है। और दूसरा ये भी है कि जो कुछ भी दिक्कत है ये क्रूड की बढ़ने की वजह से जो होनी है वो नेगेटिव। तो क्या ये शेयर महंगे हैं इन लेवल्स पे? अपोलो, सीएट, आज देखिए पोजीशंस भी यहाँ पर बन रही है और स्टॉक भी ढीले होते हुए दिख रहे हैं, हालांकि बहुत गिरे नहीं है अभी तक तो दोनों, अपोलो और सीएट दोनों ही फ्लैट हैं, लेकिन बोलने के साथ साथ गिरने लगे। तो मतलब फंडामेंटल तो वीक हो रहे हैं। मतलब क्या मतलब कल फेसबुक लाइव में भी ये बात कर, हाँ ये शाम को अपन बात करेंगे। राइट। तो क्या ये स्टॉक्स बेचकर निकलने का वक्त है? शॉर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? शॉर्ट का तो आप तो राय देंगे, नहीं वो तो मैं दूसरे से पूछूंगा। बट यस, इट्स डेफिनेटली ओवर प्राइस्ड, ओवर हीटेड है ये सेक्टर। और आप देखिए आज जो लेवल्स इसका भी कुछ समय पहले हमने मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले जब बात की थी, तो मैंने कहा था एक ही स्टॉक जो मुझे वैल्यूएशन और बिजनेस मॉडल के हिसाब से ठीक लगता है वो है टीवीएस श्रीचक्र। अब वो इतना लोगों को महंगा लगता है कि कोई उसमें ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती, बट वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री है, जो बालकृष्ण भी अब 600 से 1100 जब हो गया है, तो वो बाकी स्टॉक्स में तो इतनी ग्रोथ आई नहीं। तो ये टीवीएस टाइप जो कंपनी, टीवीएस श्रीचक्र जो है, उसमें अभी भी है पर वो ध्यान में नहीं, जहन में आती नहीं ये चीजें। अपोलो इज डेफिनेटली ओवर हीटेड, सो इज सीएट। एमआरएफ में हो सकता है लोग जल्दी बेचना नहीं चाहते अपना स्टॉक, इसलिए वो टिका रहता है, बट टायर्स आई फील इज डेफिनेटली ओवर हीटेड। वहां आना है करेक्शन, ओवर ड्यू है, ओवर ड्यू है करेक्शन, गिरना है। अपोलो टायर और सीएट एफएनओ में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? राकेश, मैं आपको पूछूंगा, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना। एक स्टॉक मेरे रडार पर आ रहा है, भारी भरकम वॉल्यूम के साथ बढ़ता हुआ दिखा है, कौन सा शेयर और क्या वहां पर अभी भी ट्रेडिंग का मौका बचा है, बताऊंगा आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे सारे एक्सपर्ट है, आप भी रहिए हमारे साथ। ओके, तो ये है शुरुआती कारोबार जहां बाजार को डायरेक्शन की भली तलाश हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त है। तो पहले तो सीएट और अपोलो टायर शॉर्ट है क्या ये चार्ट्स पर या फिर एफएनओ में? बताएं राकेश, आप पहले। देखिए अनिल जी, अगर आप सीएट की बात करें तो शॉर्टिंग तो नहीं बनती है। स्टॉक ने नीचे में एक अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है 1240, 1245 के आसपास, और जिस तरीके से इनका टेक्निकल स्ट्रक्चर है अनिल जी, कल तक तो ऐसा लगता था कि टायर स्टॉक्स एक अच्छा डिफेंसिव बन सकते हैं और एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। एज ऑफ नाउ तो इसके अंदर नीचे में एक अच्छा बेस है, शॉर्टिंग इसके अंदर नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ अपोलो टायर को भी देखें तो पिछले 2-3 दिनों की मार्केट की गिरावट में स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं करा है। आज स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल रही है, बट स्टॉक में नीचे की तरफ देखें तो 190 से लेकर 193 एक अच्छा बेस है।
एज ऑफ नाउ मुझे लगता है टायर स्टॉक्स बाय ऑन डिक्लाइन वाले स्टॉक्स हैं, इनमें शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए। और दूसरा अनिल जी, अगर कुछ नया लॉन्ग करना हो तो जो राकेश, मैं आपको एक मिनट राकेश, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले कुछ यहाँ पर एक्शन दिख रहा है स्क्रीन का, वो बताना जरूरी। जेके पेपर जिसकी हम बात कर रहे थे, देखिए 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम है 4.25 लाख शेयरों का, और शुरुआत में 16 लाख शेयरों का कारोबार जेके पेपर में हो चुका है। तो कितने भारी भरकम वॉल्यूम के साथ बढ़ा है, जो हम डिस्कस करें तो वॉल्यूम के साथ खरीदारी होती दिख रही है। दूसरा स्टॉक एक बड़ा तगड़े वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, जहां कोई खबर नहीं है, टीटागढ़ वैगन्स है। मेरे पास खबर, आप बताइए फिर मैं वो। अच्छा ओके खबर, अच्छा सॉरी, मेरे पास खबर नहीं है, हेमंत के पास खबर है। टीटागढ़ वैगन्स, देखिए इस स्टॉक में क्या एक्शन हो रहा है। 7 लाख शेयरों का 10 दिनों का एवरेज है, भारी वॉल्यूम के साथ ऑलरेडी 10.5 लाख शेयरों का कारोबार तो हो चुका है, और स्टॉक 6% मजबूत हो गया। वागले साहब चार्ट देखिए, तब तक हेमंत जी खबर बताइए। या पहले आप बोलोगे? अच्छा पहले आप सर। खबर वो मैं बायस हो जाऊंगा। ये क्लियर ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट लेवल है 124, तो खबर पॉजिटिव ही होगी। सेकेंडली ये प्री बजट, आई थिंक रेल बजट, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। अच्छा, मेरा वो खबर वाला काम नहीं है, लेकिन 121 का स्टॉप लॉस, 140 का टारगेट कुछ दिनों में हो सकता है। आज का बताइए सर, आज का सर 2-3 दिन में 140 आ जाएगा, 129 ऑलरेडी हो गया। लीजिए, तो 8%, 9% ऊपर हो गया। ये 4% था जब आपने इसे चूज किया था, और अब आप देखिए 8-9%। मैं बताता हूँ सर, टीटागढ़ वैगन, अब तक तो ये रेलवे वाला प्ले था, लोग कहते थे। अच्छा, पहली बात तो हमारा जैकपॉट रह चुका है। आशीष वर्मा हमारे जो बहुत बढ़िया, उन्होंने इसको रिकमेंड किया है, तो अच्छी कंपनी है ही, और लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड किया गया। दूसरी बात, आप देखिए टीटागढ़ वैगन को नेवी से पहला ऑर्डर मिला है, तो ये अब रेलवे का ही अकेला प्लेयर नहीं रह गया है। इन्होंने डिफेंस के लिए जो अपने आप को एनरोल किया, और उसके बाद नेवी से इनको ऑर्डर मिला है। ऑर्डर जरूर छोटा है, लेकिन इस ऑर्डर के बाद आगे बड़े ऑर्डर मिलेंगे। तो ये अब इकलौता ऐसी शुरुआत हो गई है, इकलौती ऐसी कंपनी है जिसको अब दोनों का फायदा मिलेगा। और अगला इवेंट आप और हम सब जानते हैं क्या होने वाला है, और वो होने वाला है बजट, तो 1 फरवरी को। तो इस बजट में 2 चीजें पक्की, एक तो रेलवे बजट के पहले रेल स्टॉक्स भागते हैं, और दूसरा डिफेंस। हाँ, जो डिफेंस अब बड़ी चीज, जो नेवी का ऑर्डर मिलना है, ये एक बड़ी चीज। ओके, ऑर्डर मिलने की शुरुआत हो गई, तो टीटागढ़ वैगन, ये सर जरा प्रकाश जी इस पर प्रकाश डालिए। नहीं, डेफिनेटली ये जो हेमंत कह रहे हैं, ये मूव है, और इसका री रेटिंग जो है काफी टाइम से ड्यू था, क्योंकि एक लिमिटेड दायरे में कंपनी का कामकाज था, तो अब कारोबार जब बढ़ रहा है। बट एक ही चीज है कि डिफेंस बजट के, अब नहीं, रेलवे बजट की अब जो उतनी गर्मी नहीं है, इंपॉर्टेंस है, उसके बेसिस पे तो कुछ नहीं होना चाहिए। बट रेलवे और डिफेंस का खर्चा जो सरकार के पास है, वो बहुत बड़ी चीज है। सरकार के पास इस बार इतना पैसा आ रहा है टैक्स के चलते, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार खर्च करना चाहती है। सबसे ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च तो रेलवे में ही हो सकता है, जो सरकार ने पिछले 2 बजट में हाईलाइट किया हुआ है कि वो काम काज करना चाहती है। तो आपको नहीं लगता कि रेलवे के ऊपर फिर भी थोड़ा बहुत तो फोकस रहेगा? नहीं, फोकस हट ही नहीं सकता, मैं ये मानता हूँ। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे जैसे क्रूड बढ़ता है जी, तो रेल फ्रेट का जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा उतनी स्पीड से बढ़ जाता है, क्योंकि आप रोड ट्रांसपोर्ट की जगह रेल ट्रांसपोर्ट की तरफ झुकाव देखना शुरू करते हैं। तो वैगन मैन्युफैक्चरिंग जो है, वो तो हमने इस वजह से BML भी चुना था कुछ समय पहले, 800 के नीचे। आज टीटागढ़ का भी हो सकता है ये इस टाइप का है। और इम्पोर्टेंटली डिफेंस में ये कहना चाहूंगा हेमंत कि डिफेंस का जो एंट्री इन्होंने जो की है, ये स्पेस में बहुत कम लोग आ सकते हैं। सबके बस का है नहीं कि आप नेवी से भी अप्रूवल लें इस टाइप के वेसल्स बनाने का। और डिफेंस का आउटले जो हमारा है, पिछले 10 साल में हिंदुस्तान 7 नंबर से 5 नंबर पे आया था। 2007 में विल बी द 3rd लार्जेस्ट स्पेंडर इन द वर्ल्ड इन डिफेंस आफ्टर US एंड चाइना। बिल्कुल, और मेक इन इंडिया का जो फोकस है सरकार का, उसमें डिफेंस में सबसे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। सो GDP ग्रोथ हमारी जो भी हो, बट साइज जो भी हो, लेकिन डिफेंस में हम बहुत स्पेंड करते हैं, तो उसका फायदा इन सारी कंपनीज को होना चाहिए। तो ये है तमाम शेयर डिफेंस वाले, और आज का तो रेलवे वाले और डिफेंस वाले। टीटागढ़ भारी भरकम वॉल्यूम के साथ एक्शन, उसके साथ साथ देखिए बाकी रेलवे शेयर भी चल पड़े हैं। टैक्स रेल में भी तेजी देखने को मिल रही है, सारे रेलवे शेयर तेजी के साथ इस समय कारोबार कर रहे हैं। तो रेल बजट से पहले कुछ एक्टिविटी तो जरूर यहां देखने को मिले। चलिए, रेल बजट अलग से नहीं पेश हो रहा है, लेकिन मेन बजट के साथ तो आने वाला है। तो आएगा ना भाई, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ा कम डिस्कस होगा, उससे ज्यादा क्या। तो ये तो देखिए, और दूसरी बात, हम तो एक सिंपल चीज जानते हैं, अगर स्क्रीन पर एक्शन होगा तो हम पकड़ लेंगे। हमें तो सिंपल, हमें तो सिंपल चीज समझ में है कि यहाँ एक्शन हो रहा है, ये हमने बता दिया। अब स्टोरी क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है, क्योंकि भाई सुबह सुबह अगर 10 दिनों के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा 5-7 मिनट में अगर वॉल्यूम हो जाए,
तो समझ में आ जाता कुछ तो एक्शन हो रहा है। एक बात है, ये सारे एक्शन आपके लिए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है, क्योंकि राहुल अरोड़ा साहब आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में निर्मल बंग सिक्योरिटीज के। उनसे बातचीत करनी है, हमें राय लेनी है बाजार पर आगे। वागले साहब एक मिनट रुकिए। वागले साहब, प्रकाश दीवान साहब, आपको धन्यवाद तो कहते हैं। जेके जैन साहब, राकेश बंसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज पहला सदर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद राहुल अरोड़ा साहब। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। बाजार पर नजर रखिए। सेंसेक्स निफ्टी बिल्कुल सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन छोटे छोटे सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। पेपर शेयरों में देखिए दमदार तेजी देखने को मिल रही है। रेलवे शेयर देखिए अच्छी बढ़त के साथ इस समय कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स जबरदस्त आ रहे हैं आज मार्केट। बिल्कुल। हाउसिंग एक जो आपने चुना, पेपर जो नीरज ने चुना, और रेलवे जो हमने आइडेंटिफाई किया, ये सब जगह बड़ा एक्शन दिख रहा है। लेकिन आगे का एक्शन किस तरफ होगा, ये बताने के लिए निर्मल बंग सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा साहब हमारे साथ आ चुके हैं स्टूडियो में। राहुल सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बहुत एकदम फ्रेश तरोताजा लग रहे हैं। छुट्टी न्यूजीलैंड में मनाकर आए हैं। बिल्कुल, और आपसे बहुत टाइम के बाद चर्चा हो रही है। बिल्कुल। तो छुट्टियां कैसी रही, और आपका मूड जो फ्रेश दिख रहा है वैसे ही फ्रेश मार्केट भी दिख रहा है या नहीं? एक्चुअली अनिल जी, छुट्टियां लेने का बहुत अच्छा समय था ये, क्योंकि वैसे भी बाजार किसी को कुछ समझ ना तो हो रहा था, ना किसी को कुछ समझ आ रहा था। तो उस हिसाब से कुछ बदला नहीं है वापसी से आके, बट अब देखते हैं। काफी तब्दीलियां आई हैं पिछले एक आध महीने। ऊपर या नीचे? देखिए अनिल जी, 2016 पिछली बार आई थिंक 3 महीने पहले जब मैं आपके शो पे था तो मैंने बताया था कि निफ्टी करीबन 8800 के पास था। ऐसे के साल का टॉप हो गया था। आई थिंक 2017 इज गोइंग टू बी अ वेरी चैलेंजिंग ईयर। आई थिंक वील बी लकी टू सी 9000 ऑन द निफ्टी। तो एक बहुत ही टफ ईयर होने वाला है, और जिस कदर के अर्निंग्स डाउनग्रेड्स मैं एनविसाज कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, वो आई थिंक अभी और मैं अपना ये बेस कर रहा हूँ करीबन 40 से 50 कंपनी से पर्सनली बात करके अक्रॉस सेक्टर्स। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ टफ ईयर। यू शुड लुक फॉर कैपिटल प्रेजर्वेशन। जो आपके करंट स्टॉक्स हैं, अगर आपको रैलीज देते हैं तो यू शुड लुक एट एग्जिटिंग देम। आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी अ ईयर व्हिच इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर इन्वेस्टर्स। तो राहुल सही समय पर गए थे छुट्टियों पर। देखिए इनके आते ही ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ना 100 वाला, उसके ऊपर रोक लग रही है। जैसे भारत में डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, वैसे वहां पर भी हो रहा है। ये बताइए राहुल, कौन से अब सेक्टर्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अभी भी लोग जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो बनाए तो कौन से स्टॉक्स को शामिल करें। आप एफएमसीजी पर पहले काफी बुलिश रहे हैं, क्या वो अभी भी आपको पसंद है? देखिए 2016 का सबसे बेस्ट ट्रेड रहा था शॉर्ट आईटी बाय मेटल्स। अगर आपने वो ट्रेड खेला है तो यू सी द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ आईटी टू द बेंचमार्क इन मेटल्स। आई थिंक इवन दो एज अ हाउस वी डोंट कवर मेटल्स एज अ सेक्टर, मुझे लगता है कि 2017 में वहां पे काफी इंटरेस्ट दिखने को मिल सकता है। आई थिंक एफएमसीजी में काफी पेन होगा अभी डिमोनेटाइजेशन की वजह से। ऑटोज में काफी पेन होगा, सीमेंट में काफी पेन होगा। आप ऑलरेडी देख रहे हैं सीमेंट के दाम ऑलरेडी 10 से 30 रुपए पर बैग ऑलरेडी गिर चुके हैं। नंबर्स भी बहुत कमजोर आ रहे हैं। नंबर्स भी बहुत कमजोर आ रहे हैं। रियल एस्टेट की डिमांड भी पुश बैक हो जाएगी। और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कल अखबार में भी पढ़ने को मिला कि ऑलमोस्ट 84 प्रोजेक्ट्स आर रनिंग ओवर शेड्यूल। तो आई थिंक डोमेस्टिक रिलेटेड थीम जो एक 7th पे कमीशन गुड मॉनसून की वजह से बन रही थी, वो आई थिंक डिमोनेटाइजेशन हैज वर्चुअली किल्ड दैट टोटली। तो आई थिंक जो मैंने अनिल जी से पहले भी कह रहा था, आई थिंक मार्केट इस वक्त और हमें ट्रम्प की इलेक्शन विक्ट्री और डिमोनेटाइजेशन की एग्जैक्ट इंपैक्ट एक साथ बाद पता चलेगा। लेकिन जो इनिशियल कमेंट्री आ रही है, एंड इफ यू सुपर इम्पोज दैट व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली, युआन इज एट अ मल्टी ईयर लो। Chinese bond yields are rising by about 20-25 basis points. They're already up this year. Singapore dollar is at a low. So the trade seems to be by US and US dollar. अगर वो ट्रेड है आपको, तो then you might actually be safer off looking at IT stocks where जहां हमारा सेल रहा है। तो I would actually जब हमारी लास्ट 3 महीने पहले बात हुई थी, उससे डायमेट्रिकली ऑपोजिट व्यू ले रहा हूं, क्योंकि हालात ऐसे बदल गए हैं। तो आई थिंक डिमोनेटाइजेशन हैज किल्ड द इंडिया स्टोरी फॉर द नेक्स्ट 1 year. So there is no point looking at any India related stories. अगर आपको कहीं पे भी रैली मिले तो आप एग्जिट कर दीजिए। मारुति हीरो वगैरह के नंबर, नॉट हीरो, आई थिंक मारुति के नंबर्स अच्छे आए थे, थोड़ी इन्वेंट्री बिल्डअप हुई थी। तो आई थिंक यू विल प्रोबेबली लुक एट एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर। अच्छा, इसमें ना 2 व्यूज आ रहे हैं। जो आप कह रहे हैं डिमोनेटाइजेशन हैज वर्चुअली किल्ड इंडिया स्टोरी, इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जितना पैसा था बाहर वो तो वापस बैंक्स में आ गया, बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कहीं ज्यादा ना आ जाए। तो एक तरह से पैसा सिस्टम में वापस आया है।
आप इस वाले तर्क को किस तरह से रीड कर रहे हैं? नहीं हेमंत जी, आप विड्रॉल्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो मैं उसका नेट इम्पैक्ट में इसीलिए कह रहा था कि काफी टाइम बाद पता चलेगा, लेकिन आप अनऑर्गेनाइज्ड एसएमई सेक्टर्स में अगर एक शो करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऑलरेडी कितने जॉब लॉसेस हुए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज बता देता हूं। मेरी ऑकलैंड से बॉम्बे पे एक सरदार जी बैठे हुए थे फ्लाइट पे, उनका पंजाब में एक ऑटो कंपोनेंट का बिजनेस था। नवंबर 8 से लेकर आज तक उन्होंने 650 लोगों को ले ऑफ कर दिया है। ओह माय गॉड। तो आपको इस वक्त जब मैं ये सब सुनता हूं तो आप द वेल्थ इफेक्ट विल गेट डिस्ट्रॉयड। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट वांट बैंक अकाउंट्स, हु डोंट वांट टू मूव टू पेटीएम, हु डोंट वांट टू कम ऑन द टैक्स ब्रैकेट एंड ओनली वांट कैश। आपको एयरपोर्ट पे देखिए, कूल कैब से लेके मेरू, टैप कैब, कोई इस वक्त कार्ड नहीं ले रहा, एंड देयर आर ह्यूज जॉब लॉसेस। सो आई थिंक एक वेल्थ इफेक्ट बहुत सीरियस आ सकता है, विच इज व्हाई इवन दो आई हैव बीन वेरी पॉजिटिव ऑन एफएमसीजी, आई थिंक शॉर्ट टर्म पेन काफी रहेगा। It's not a consensus view, but I just prefer कि आपके दर्शक सुन रहे हैं तो ठीक बात है। और हमारा काम है, because we talk to institutional holders, तो हमारा काम है कि हम कंपनियां से बात करें, और मैं जो आपके साथ फीडबैक शेयर कर रहा हूं वो मैं कंपनी से। आप देखेंगे कैपिटल गुड्स में वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ जाएगी, कुछ एसेंशियल्स होंगे जो आप, जैसे फॉर एग्जांपल कोलगेट, यू कांट स्टॉप ब्रशिंग योर टीथ ऑब्वियसली, तो कुछ एसेंशियल्स होंगे जहां पे इम्पैक्ट थोड़ा कम होगा, लेकिन डिस्क्रिशनरी पे आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है जहां पे कैश परचेजेस थे, तो दैट कुड गेट पुश बैक। सो आई मीन आई डोंट नो इफ गोल्ड और एनीथिंग एल्स इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, बट एक सेक्टर का बहुत फायदा हुआ इससे, वो है म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज। यस, क्योंकि जो इसकी थ्रू इनफ्लोज आएंगे, तो माय ओनली होप इज कि अगर देखिए अभी अगर यूएस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है तो आरबीआई ज्यादा काट भी नहीं सकता, क्योंकि वो कैरी ट्रेड इंपैक्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं कि वी आर कंपीटिंग विद फिलीपींस एंड इंडोनेशिया फॉर कैपिटल, बोथ सेंट्रल बैंक्स हैव हेल्ड, तो दीज आर द थ्री इकोनॉमीज हु आर कंपीटिंग फॉर कैपिटल एंड आर ग्रोइंग एट अ गुड रेट। तो आपके रेट कट के चांसेस भी कम हो रहे हैं क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अभी एचपीबीपी आईओसी बात कर रहे हैं 6 रुपए प्रति लीटर भाव बढ़ाने का, so this is all going to be inflationary. तो I'm not sure how this is going to play out, but जो बोल रहे हैं और मैंने सुना है काफी 2017 के बुलिश व्यूज, उसका बेसिस मुझे समझ में नहीं आता ऑन करंट फैक्ट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बिल्कुल, तो ये है राहुल से बात करने का ये फायदा कि एक तो ग्लोबल पिक्चर मिलती है, चैनल दूसरा नहीं, और पूरे दुनिया भर में क्या हो रहा है, कौन सी इकोनॉमी में, कौन से बाजार में क्या हो रहा है, उसके साथ साथ लोकल टच एकदम परफेक्ट है। ऐसा नहीं कि मतलब डिमोनेटाइजेशन का लास्ट माइल तक जो इफेक्ट हो रहा है, जो असर हो रहा है, वो राहुल एकदम परफेक्ट बताते हैं। तो ये राहुल, लेकिन इस बीच हेमंत आज है ना बड़े वॉल्यूम वाला दिन है। एक्चुअली आप देखिए 2 और स्टॉक जहां पर बड़ा ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, एक तो है KEI इंडस्ट्रीज, थोड़ी देर बाद मुझे पता चला है, लेकिन 4.5% हिस्सेदारी इस कंपनी की बदली। KEI इंडस्ट्रीज 34.5 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है, ये हुआ है NSE पर या BSE पर हो शायद। और दूसरा PTC, ये एक और स्टॉक PTC वायदा कारोबार का, यहां देखिए 2% हिस्सेदारी PTC की बदली है, ये भी बड़ी हिस्सेदारी, 57,72,000 शेयरों का कारोबार। तो क्लैरियंट केमिकल्स, KEI, PTC, ये 3 बड़े ब्लॉक्स, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कितनी बड़ी बड़ी है, 4.5%, 2% PTC में बदलना बड़ी बात है। अच्छा, सरकारी कंपनी, बड़ी इक्विटी वाली ये कंपनियां है। तो फिलहाल तो राहुल आपसे इजाजत लेंगे, थोड़ी सी वक्त की आज कमी है, और जो जनरली आजकल हम कहते हैं कि भाई जाते वक्त हम आपको कुछ आइडियाज दे जाए, तो आज पहला सौदा में जाते जाते 2 आइडिया, KEI इंडस्ट्रीज और PTC, इन 2 शेयरों पर नजर रखिए, यहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बाकी बाजार का एक्शन तो हमने आपको बताया। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। दिल्ली से प्रियंका संभव हमारे साथ जुड़ेंगी और बताएंगी आपको सोने में क्या करना चाहिए। ओवरनाइट जो गिरावट देखने को मिल रही है डॉलर की मजबूती से, सोना आज भारतीय बाजारों में किस तरह से खुलेगा उस पर है उनकी नजर, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।